Warm welcome, my dear friends. This is your educator Tarannum, and today my video is all about NTSC previous year question paper of Haryana 2019. I haven't found that much video on this topic, so I decided to make this video. So let's start the video. So our first question is blood cells are manufactured in our, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं मेनली 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. ये हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं? ये हमारी बॉडी में बनते हैं बोन मैरो के अंदर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बोन मैरो. बोन मैरो क्या होते हैं? बोन मैरो हमारा, जैसे नाम से इसका पता चल रहा है, एक टाइप की बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, जिसके अंदर बोन के अंदर जो है हमारा एक टाइप का स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है. स्पॉन्जी टिश्यू जो है हमारा, ये क्या फॉर्म करता है? हमारी बोन स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन करता है, जो आगे जाके हमारे क्या बनाते हैं? ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं. सो इसके डायग्राम से एक बार हम देख लेते हैं. जो बोन मैरो है, मैंने अभी बताया था, जो बोन मैरो होते हैं वो एक टाइप के स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं. इट इज़ अ स्पॉन्जी टिश्यू फाउंड इनसाइड द सेंटर ऑफ योर बोन्स. हमारी बोन के सेंटर में जो है एक टाइप का स्पॉन्जी टिश्यू होता है, वो हमारा फॉर्म क्या करता है? बोन मैरो होते हैं ये हमारे. बोन मैरो मैन्युफैक्चर बोन मैरो स्टेम सेल्स, यानी कि बोन मैरो किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? बोन मैरो स्टेम सेल्स की. अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स हमारे एक टाइप का ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करके हमारे बोन सेल्स को ब्लड सेल्स को बना सकते हैं. ये हमारे आगे जाके क्या बना सकते हैं? या फिर ये खुद के स्टेम सेल को ही बना सकते हैं. सो लेट्स टेक दिस डायग्राम फर्स्ट. एज यू सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम के बीच में आप देख रहे हो कि इसके बीच में दैट इज़ द स्पॉन्जी बोन, यानी कि एक टाइप का स्पॉन्जी टिश्यू होता है. एंड ओपन पोरस नेटवर्क, इनके ओपन पोरस नेटवर्क होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो. और इनके बीच में जो है बोन मैरो प्रेजेंट होता है. सो पहले समझ लीजिए, जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है? ब्लड के अंदर मेनली हमारे क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज़ द प्लाज्मा. प्लाज्मा हमारे ब्लड का जो है येलोइश फ्लूइड, जो आप इस डायग्राम में दिख रहे हो, दैट इज़ द येलोइश फ्लूइड. ये हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है. इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर हमारे 90 to 92% हमारे वाटर होता है, बट 6 to 8% जो है हमारे इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड द ब्लड सेल्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. अब इस डायग्राम में आप देखिए, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ बोन. अब हमारी जो बोन होती है, बोन जो हमारी बीच में से वो खाली होती है, बीच में से हमारी बोन जो है खाली होती है. अब बीच का, एज यू सी इन दिस डायग्राम, दैट इज़ द येलोइश ट्यूब स्ट्रक्चर. जो येलोइश बोन होती है, ये हमारी क्या करती है? जो बोन मैरो होती है हमारी, 2 टाइप ऑफ बोन मैरो होती है. फर्स्ट वन इज़ द येलो बोन मैरो एंड सेकेंड वन इज़ द रेड बोन मैरो. अब हमारे क्वेश्चन आना चाहिए कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी कौन सी बोन मैरो फॉर्म करती है? या तो येलो बोन मैरो फॉर्म करेगी या फिर रेड बोन मैरो. बट द राइट आंसर इज़ द रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? रेड बोन मैरो हमारी बोन के पेरिफ्री पे, रेड बोन मैरो के जिसके प्रेजेंट होते हैं पोर्स, पेरिफ्री पे इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स के अंदर जो है एक टिश्यू फिलअप होता है. इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो, जो कि आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं? हमारे रेड ब्लड सेल्स या फिर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं. बट हेयर इन द बिटवीन देयर इज़ अ येलो बोन मैरो. येलो बोन मैरो कभी भी हमारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं. अगर सपोज़ कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में जो हमारी रेड बोन मैरो है वो इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करती है. सो हमारी बॉडी में कैसे जो ब्लड सेल्स की कैसे बनेंगे? सो इन एक्सीडेंट और एमरजेंसी कंडीशन, जो हमारी येलो बोन मैरो होती है वो क्या फॉर्म करती है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ओनली इन एन एमरजेंसी कंडीशंस. So the next question is maintaining the proper amount of water and proper ionic balance, कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और आयंस की बैलेंस करने का
को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? इसका आंसर है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। सो पहले हम समझ लेते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। एंड ऑस्मो रेगुलेशन, सपोज कीजिए कोई भी हमारा सेल होता है, सेल के ऑर्गेनिज्म के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन, सेल के अंदर सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को बनाए रखना विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि मेंटेन करता है सोल्यूट आयंस या फिर वाटर की कंसंट्रेशन को बना के रखना। क्योंकि एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन हमारा होता है टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। एंड न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। सो ऑस्मो रेगुलेशन को हम पहले समझ लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स विद इन अ बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म मेंटेन करके रखता है वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर कौन से होते हैं? जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इनको कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। दोज एनिमल्स whose body and fluid is isotonic। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? इस सेल के अंदर, किसी भी एनिमल सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन एंड वाटर की कंसंट्रेशन सेम होती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बट एज़ कम्पेयर टू द ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? इनको एफर्ट लगाना पड़ता है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी में वो बनाए रखें। सो those animals whose body fluid is not isotonic, उनकी जो फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक नहीं होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। अब देखिए उन वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं या कैसे चीज़ें होती हैं। अब एनिमल्स के सपोज़ कीजिए बाहर के इन्वायरमेंट में जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेस है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेस होगी तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? जो वाटर है वो एनिमल सेल में चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएंगे। तो इस कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। बट इन केस ऑफ, अब सपोज़ कीजिए बाहर जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। एनिमल सेल्स के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर जो क्या मूव करेगा सेल के इन से आउट की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हाइपर। हाइपर का मतलब ज़्यादा, सॉल्ट बाहर जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑर्गेनिज्म कैसे मेंटेन करते हैं? जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो या तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से करेंगे, हाइपरटोनिक से करेंगे या फिर हाइपोटोनिक से करेंगे। सो इस डायग्राम में देखिए आप, हाइपरटोनिक में जो है बाहर की कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा है, बीच में क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन जो है इधर ज़्यादा है, तो वाटर जो है हमारा क्या करेगा? बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से सेल हमारे श्रिंक हो जाएंगे। बट इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो हमारी वाटर की कंसंट्रेशन है वो बाहर क्या है? ज़्यादा होती है, एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? हमारी लेस होगी। वाटर कंसंट्रेशन इज़ मोर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन इज़ लेस, तो वाटर क्या करेगा? मूव टू द इनसाइड सेल, जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे? स्वेलअप हो जाएंगे। ऐसे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बट इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो हमारी बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? हमारी लेस होती है, एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अगर और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन मोर, तो सेल क्या करेंगे? हमारे जो वाटर होता है हमारा
बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं दैट कॉज द shrink. And but in case of a isotonic solution, the concentration of a solute and the water is same as compared to the external environment, right? So the next question is, which of the following is not a part of a human hindbrain? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ह्यूमन हिंडब्रेन का नहीं होता है? So the right answer of this question is crura cerebri. जो medulla oblongata, pons and cerebellum, these all are the part of a human hindbrain. So समझ लेते हैं हम इसको. नर्वस सिस्टम की कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है. सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमारा 2 टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरी नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और जो पेरिफेरी पे हैंड शोल्डर्स, जो ये सभी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का देखिए आप, सबसे जो ब्रेन के पार्ट होता है, फर्स्ट वन इज़ द फोर ब्रेन, बीच में हमारा क्या होता है, मिड ब्रेन आता है, थर्ड एंड में इसको क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन बोलते हैं. ये तीनों चीज़ें हमारी हैं, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. जो ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम. एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है, बोनी स्ट्रक्चर जो कि प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, इसको हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या होता है, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन करना है. सपोज़ कीजिए हमने कोई चीज़ देखी है, वो हमारे ब्रेन के पास एकदम से सिग्नल गया कि हमने ये चीज़ देखी है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हमें ये चीज़ जो है सेंस हो पाती है, तो ये कमांड करता है. बट जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस को जो है इंफॉर्मेशन जो है देता है ये, और मोटर कमांड्स देता है. सपोज़ कीजिए हमारे हैंड पे कोई कॉकरोच चल रहा है, अगर ये हमें सिग्नल, ये जो हमें मिला है कि किसके जो सिग्नल है किसके पास जाएगा, ये सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा. बट इसको कमांड, इसको लेके कौन जाता है कि ब्रेन को एकदम से सिग्नल मिलता है, इसको बोलते हैं हमारे सेंसरी गेन. जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास. और ये क्या करते हैं, फिर कमांड देते हैं कि सपोज़ कि हमारे हाथ में कॉकरोच चल रहा है, कि सिग्नल तो मिल चुका है ब्रेन के पास कि कॉकरोच है हमारे हैंड पे, अब इसको हटाना है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, मोटर कमांड्स देते हैं कि हमें इसको हटा दें. सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब ब्रेन के पार्ट बता दिए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. फोर ब्रेन सेरिब्रम जो कि हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, डाइसिफेलोन के थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन हो गया. हाइंड ब्रेन में देखिए आप, हाइंड ब्रेन के अंदर जो है पोन्स हो गए, मेडुला ओब्लोंगेटा हो गया एंड सेरिबेलम हो गया. एज यू सी, जो ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल नीचे ये वाला जो चीज़ दिख रही है हमें, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ द स्पाइनल स्ट्रक्चर, और ये जो कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम, और इसकी प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं हम वर्टिबल कॉलम. सेरिबेलम जो नीचे का ये स्ट्रक्चर, ये किसकी है, ये हमारी है हाइंड ब्रेन की. हाइंड ब्रेन के अंदर क्या आता है, मेडुला ओब्लोंगेटा आता है, पोन्स आते हैं एंड सेरिबेलम आता है. और ये हमारी स्ट्रक्चर किसकी है, मिड ब्रेन की. और ये जो स्ट्रक्चर ऊपर ये चीज़ है, फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम. ये डिफरेंस याद रखना, जो फोर ब्रेन के अंदर हमारा होता है वो होता है सेरिब्रम, एंड इन केस ऑफ हिंड ब्रेन दैट इज़ द सेरिबेलम, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, organs which look different and perform different functions but have a similar basic structure. यानी कि वो organs जो बाहर से दिखती डिफरेंट है, functions डिफरेंट करती हैं, but have the similar basic structure and origin. कि similar basic structure होगी, यानी कि उसकी internal structure जो है वो सेम होती है, और उसके जो ancestor होते हैं वो भी सेम होंगे. सी कि ऐसी ऑर्गन जिसके एंसेस्टर क्या होंगे, हमारे सेम होंगे,
एंड इसका ओरिजिन क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो सेम, बट जो बाहर से वो दिखने में डिफरेंट होती हैं और वो जो फंक्शंस भी वो डिफरेंट करती हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमो मीन्स सेम, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम ancestor. So the right answer of this question is the B, second answer, homologous organs. चलो पहले हम समझ लेते हैं कि homologous organs और analogous organs क्या होती हैं। So the homologous organ is the similar structure होता है, different function होगा और common ancestor से ये लाइक इनका ओरिजिन जो है वो कॉमन एंसेस्टर से होगा। अब वेल ले लीजिए, बैट ले लीजिए, माउस ले लीजिए, ये सभी चीज़ें जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होती है। सपोज़ कीजिए इनके जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स जो मेनली बन रहे होते हैं, रेडियस से हो गया, अल्ना हो गया है, ये इनके इंटरनल स्ट्रक्चर इन सभी के बाहर से तो ये दिखते डिफरेंट हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सब बैट का काम क्या होता है, उड़ने का काम करते हैं, ये फ्लाई करने का काम करते हैं। वेल्स का काम होता है स्विमिंग का, हॉर्स का ले लीजिए रनिंग का। ये पर दिखते तो बाहर से डिफरेंट है, फंक्शंस इनके डिफरेंट हैं, बट ये काम क्या करते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम। इनके जो एंसेस्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम एंसेस्टर होते हैं। So these type of organisms are homologous, or these organs are called homologous organs. But in case of एनालोगस स्ट्रक्चर, जो एनालोगस स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है कि उनके एंसेस्टर सेम नहीं होते हैं, एंसेस्टर सेम नहीं होते, बट इनके जो स्ट्रक्चर होती है बाहर से जो इसके दिखने में स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ द सेम स्ट्रक्चर। इसको समझते हैं हम। होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स स्ट्रक्चर गेन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, वो स्ट्रक्चर जिनका एंसेस्टर सेम होता है, इनकी ऑर्गन्स और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है। जैसे रेडियस हो गया, इसका अल्ना हो गया है, कार्पल मेटाकार्पस, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो सभी की सेम होगी, बट उनके फंक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सपोज़ कीजिए मैमल्स के अंदर जो है, हमारे मैमल्स का कॉमन एंसेस्टर हमारा क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है, और इन सर्च ऑफ फूड जैसे वो क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे फूड के लिए, तो वो उसी के इन्वायरमेंट को वो अडोप्ट कर लेंगे। तो जो बर्ड्स हो गया, बर्ड्स में बैट हो गया है हमारा, पानी में रहते हैं, वेल्स हो गए, हॉर्स हो गए, इनकी स्ट्रक्चर जो है अंदर से रेडियस अल्ना, जो ये सभी चीज़ें 4 लिम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो इंटरनल सेम होती है, और ये जो ओरिजिनेट करते हैं कॉमन एंसेस्टर से। सो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। ह्यूमस रेडियस अल्ना सेम होगी, बैट के पास भी सेम होती है, बट ये मॉडिफाई क्यों हो जाती है, जैसे डाइवर्ज, एंसेस्टर तो सेम थे बट वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गए विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट इन सर्च ऑफ अ फूड, सेम एंसेस्टर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा होमोलोगस एंड एनालोगस। सी दिस डायग्राम, जो स्ट्रक्चर्स इनकी इनकी सबकी सेम स्ट्रक्चर्स होती है, बट फंक्शंस इनके डिफरेंट होते हैं। एनालोगस में बर्ड्स के जो हमारा विंग्स हो गया है, इंसेक्ट के विंग्स हो गए हैं, बैट के विंग्स होते हैं, ये है, बट ये क्या करते हैं, इनके एंसेस्टर सबके क्या होते हैं, एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं। सपोज़ कीजिए ये दूसरी डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोड से, इन सब से डिफरेंट करते हैं, इनके एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं, बट इनकी आउटर जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ द सेम स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। So our next question is, which of the following organs in human male is called thermoregulator? हमारे ह्यूमन मेल के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गन होती है जो कि थर्मोरेगुलेटर का मतलब कैसे मेंटेन करके रखती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा स्क्रोटम। थर्ड आंसर, स्क्रोटम क्या होती है, स्क्रोटम इज अ पाउच स्किन ऑफ अ ह्यूमन ऑर्गन, एंड इसके अंदर हमारी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो वो होती है स्क्रोटम पाउची स्किन होती है, एंड इसके अंदर क्या होती है, हमारी टेस्टिस होती है। टेस्टिस का नंबर जो हमारा क्या होता है, 2 होता है, 2 इन नंबर टेस्टिस। सो इसका डायग्राम देखिए आप, स्क्रोटम इज द पाउची स्किन, जो कि पाउची स्किन होती है, इसके अंदर हमारी क्या होती है, टेस्टिस होती है।
स्क्रोटम का फंक्शंस क्या होगा हमारे, स्क्रोटम का फंक्शंस होगा एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर, ये हमारी क्या करती है, थर्मो रेगुलेटर की तरह एक्ट करती है। एंड इट मेंटेन द टेम्परेचर, स्क्रोटम का फंक्शन क्या होगा, थर्मो रेगुलेटर की तरह ये कैसे एक्ट कर रही है, ये क्या करती है, इट मेंटेनिंग द टेम्परेचर्स 2-3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। सपोज कीजिए बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये क्या करती है, स्क्रोटम क्या करता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को लोअर करके रखती है। क्यों करके रखती है, क्योंकि इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म्स, स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए हमारी ये क्या करती है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए हमारे जो स्क्रोटम होता है ये क्या करती है, टेम्परेचर को लोअर करके रखती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्पर्म्स की मेंटेनेंस के लिए होती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी भी सेल के, लेट मी टेक अ स्लाइड कलर फर्स्ट, किसी भी सेल को हम प्लेस करके रखते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंसंट्रेशन में, यानी कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर क्या है, ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है तो क्या होगा, सेल जो है श्रिंक हो जाते हैं। क्यों श्रिंक हो जाएंगे, वाटर जो है हमारा, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर मूव क्या करेंगे, हमारे बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करने की वजह से सेल वो है श्रिंक हो जाते हैं। तो क्या इसका ऐसा रीज़न है, फर्स्ट है साल्ट सॉल्यूशन एंटर इनटू द सेल, सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर करेगा सेल में, नहीं। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बिगिंस टू डिकम्पोज, नहीं होता है। वाटर्स कम आउट ऑफ द सेल, जो वाटर क्या करता है, कम आउट ऑफ द सेल, सही है इसका आंसर, आंसर इज थर्ड। सेल को क्या करेगा, वाटर श्रिंक क्यों हो जाता है, वाटर बाहर आ जाएगा जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन स्लाइड में था, ऑस्मो रेगुलेशन में बताया था, ये कौन से टाइप का होता है, हाइपर टॉनिक, राइट। सी, वाटर जो है श्रिंक हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है, कंसंट्रेशन सॉल्ट की बाहर ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी तो सेल क्या करेंगे, बाहर के वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, दैट कॉज द सेल टू द श्रिंक। So the next question is which of the following type of teeth are called as a tearing teeth? कौन से टाइप के टिथ होते हैं जो कि काम करते हैं टीयरिंग, टीयरिंग टिथ किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सो द राइट आंसर इज द कैनाइन्स, कैनाइन्स इज नोन एज द टीयरिंग टिथ। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिथ, टिथ में जो हमारे दैट इज़ जो हमारे टिथ के जो अपर जा को हम बोलते हैं मैक्सिला एंड लोअर जा को हम बोलते हैं मैंडिबल। जो इसकी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जो इंसीजर, टिथ हमारे 4 टाइप के थे, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर्स जो हमारे होते हैं, इंसीजर जो हमारे होंगे वो 4 टाइप के 4 होते हैं और हमारे जो कैनाइन होते हैं वो 2 होते हैं। इनकी जो शार्प एजिस, कैनाइन्स की जो है शार्प एजिस होती हैं। सी, इंसीजर द शार्प चिजल शेप्ड फ्रंट टीथ, फ्रंट के जो टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर का काम क्या होता है, यूज फॉर कटिंग द फूड, फूड को कट करने में कौन हेल्प करता है, इंसीजर्स करते हैं। जो आगे के फ्रंट जो टीथ होते हैं वो काम क्या करते हैं, फूड को कट करने में। बट ये जो शार्प एजेस वाले दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हम कैनाइन्स। कैनाइन्स समटाइम्स कॉल्ड द कस्पिड्स, इसको हम बोलते हैं कस्पिड्स। इनका काम क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, ये हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टीयरिंग टीथ, किसको बोलते हैं हम, कैनाइन्स को बोलते हैं, राइट। एंड डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123/2123, हाफ उसमें निकालिए कि 2 इंसीजर्स हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 हमारे क्या होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं एंड 3 इज़ अवर मोलार्स होते हैं, राइट। मोलार्स क्या करते हैं, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, दिस टीथ हैव अ सेवरल कस्प बिटिंग सरफेस, ग्राइंड फूड को ग्राइंड करने के लिए। और प्रीमोलर्स क्या करते हैं, प्रीमोलर्स हेल्प इन द क्रशिंग एंड द टीयरिंग, एंड टीयरिंग टीथ हम किसको बोलते हैं, कैनाइन्स को बोलते हैं, राइट।
So the next question is a pulse crop is grown in the time interval between two cereals crop to compensate for the, जो पल्स क्रॉप होती है वो ग्रो की जाती है सीरियल्स क्रॉप यानी कि अनाज की जो, लेट मी टेक स्लाइड कलर, जो सपोज कीजिए दीज आर द क्रॉप ऑफ अ सीरियल्स क्रॉप, दीज टू आर द सीरियल्स क्रॉप, राइट, और इनके बीच में है पल्स क्रॉप। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो पल्स क्रॉप को ग्रो किया जाता है इंटरवल बिटवीन टू सीरियल्स, तो अनाज की क्रॉप के बीच में क्यों ऐसा किया जाता है, तो इसका आंसर है लॉस ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। क्यों ऐसा किया जाता है? अ पल्स क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के लॉस के लिए, स्पेशली कौन सा, नाइट्रोजन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पल्सेस, जो दाल होती हैं, वो उनका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। और जो हमारी सीरियल्स होती हैं, जो दालें, जो सीरियल्स अनाज होता है हमारा, अनाज जो फसलें होती हैं, वो काम क्या करती हैं, नाइट्रोजन डिमांडिंग, इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और जो पल्स होती है, दाल होती हैं, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। सपोज इधर क्या थी, हमारी सीरियल्स क्रॉप्स थी, एंड इधर बीच में हमारी क्या थी, पल्स की थी। पल्स का काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। और जो सीरियल्स क्रॉप होती हैं, इनको नाइट्रोजन की लेस है, तो इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती हैं। दे हैव द नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स, पल्सिस के रूट में क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, जो कि हमारी काम क्या करती है, नाइट्रोजन के फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्स के बैक्टीरिया को हेल्प करती हैं, जो कि राइजोबियम हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। सो द राइट आंसर इज अ पल्स क्रॉप, जो है कि किसके लिए होती है, लॉस ऑफ द नाइट्रोजन के उससे, राइट। So the next question is, which of the following does not have a poison apparatus? Poison apparatus से आप क्या समझते हैं कि किसके अंदर poison की ईटेबल है, वो poison नहीं करता है। So the right answer is the क्रैब। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो क्रैब को खा लेते हैं। सो इससे क्या पता चलता है, उसका पॉइजन एपरेटस है, उनके अंदर पॉइजन एपरेटस नहीं होता है, दैट इज़ ईटेबल होते हैं। जैसे स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स के अंदर जो पॉइजन ग्लैंड होती है, ये नॉस्ट्रिल्स हो गई, इसका फ्रैंग हो गया, टंग, ये सभी क्या करते हैं, इनके अंदर पॉइजन एपरेटस होता है। और जो क्रैब होते हैं, क्रैब के अंदर जो है पॉइजन एपरेटस नहीं होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रैकियल रेस्पिरेशन इज़ फाउंड इन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ मिलती है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन मिलती है हमारी मेनली इंसेक्ट्स में। होती क्या है ट्रैकियल रेस्पिरेशन हमारी? इंसेक्ट्स में, लाइक कॉकरोचेज़ में मिल जाएगी। सपोज कीजिए ट्रैकियल रेस्पिरेशन, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द स्पाइरेकल्स के थ्रू। लेट मी टेक अ स्लाइड कलर। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉकरोच, राइट। अपर जो दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी कॉकरोच की जो स्टार्टिंग की जो स्ट्रक्चर, सपोज कीजिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इंसेक्ट, जिसकी वजह से जो हमारे इंसेक्ट हैं ब्रीथ करते हैं। सो स्टार्टिंग की ये जो ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, होल्स को, ठीक है। अब ये जो स्पाइरेकल्स होती हैं वो आगे जाके डिवाइड किस में होती हैं? डिवाइड होती है हमारी ट्रैकी में। सी इन दिस डायग्राम दैट जो स्पाइरेकल्स इज़ द स्मॉल ट्यूब स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो इनहेल और एक्सहेल का काम करती हैं, स्पाइरेकल्स करती हैं, और ये आगे जाके ब्रांच में किस में डिवाइड हो जाती है? ट्रैकी में। एंड आगे जो है ये किस में हो जाती है? ट्रैक्यूल्स में। एयर एंटर्स द स्पाइरेकल्स, एयर एंटर किसके थ्रू करती है? स्पाइरेकल्स के थ्रू एंटर करती है, जो कि अलाउ करती हैं ऑक्सीजन टू ट्रैवल अलोंग द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। यानी कि स्पाइरेकल्स आगे जाके किस में डिवाइडेड हो जाता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकी बोलते हैं। और वो क्या करते हैं? टू रीच द सेल्स इन द इंसेक्ट, यानी कि जो ऑक्सीजन जो अलाउ की है पूरी सेल्स में पहुंच जाए, जो किसकी वजह से? ट्रैकी की वजह से होता है। ट्रैकी आगे जाके किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? ट्रैक्यूल्स में, राइट। सी इन दिस डायग्राम,
एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं, आगे जाके वो किस में ब्रेक हो जाती हैं, ट्रैकी में ऑक्सीजन, आगे जाके फिर वो ट्रैक्यूल्स में हो जाएंगी, राइट। स्पाइरेकल्स में, फिर वो ट्रैकी में एंड ट्रैक्यूल्स में, ऐसे वो रेस्पिरेशन होती है। और ये किसके अंदर होती है, कॉकरोच के अंदर हो गया। सो ये सब मोस्टली जो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होगी, हमारी इंसेक्ट्स के अंदर होती है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ डिजीज इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गठिया बाई, तो ये क्या करती है, ये कौन सी डिजीज़ होती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द क्रॉनिक डिजीज़। अब एक्यूट डिजीज़, हम डिजीज़ के टाइप पढ़े, एक्यूट डिजीज़ होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, क्रॉनिक डिजीज़ 1 ईयर से ज़्यादा या लॉन्ग टाइम के लिए होती है, उसको हम क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। आर्थराइटिस का रीज़न क्या है कि किसकी वजह से आर्थराइटिस डिजीज़ होती है। इन्फेक्शियस का मतलब क्या, इन्फेक्शन की वजह से। कम्युनिकेबल यानी कि एक सामने वाले जैसे पर्सन है उसको कॉन्टैक्ट की वजह से, कम्युनिकेट करने की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, राइट। सो द राइट आंसर इज़ द क्रॉनिक डिजीज़। अब आर्थराइटिस होती क्या है, कैसे होती है, पेनफुल इन्फ्लामेशन एंड स्टिफनेस। इन्फ्लामेशन रेड हो जाता है एंड स्टिफनेस, जॉइंट्स जो जोड़ होते हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। आर्थराइटिस ये एक क्रोनिक, इट इज़ अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़। इसके अंदर ये जो हमारी है क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो खुद ही के बॉडी के टिश्यू को क्या करता है, मिस आइडेंटिफाई करता है और वो उसी पे जाकर अटैक करता है। सपोज़ कीजिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इधर हमारे कोई भी जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, ये क्या करता है, इसको मिस आइडेंटिफाई करता है, इसको सोचता है कि ये बैक्टीरिया या फिर पैथोजन है जो कि मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये क्या करता है, इस पे जाके अटैक करता है, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस पर स्टिफनेस हो जाती है अफेक्ट होने की वजह से, दैट कॉज द आर्थराइटिस डिजीज, राइट। सी हेल्दी जॉइंट्स, जो स्ट्रक्चर देखो हेल्दी जॉइंट्स ऐसे होते हैं, बट और जो आर्थराइटिस के अंदर जो है हमारी क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, स्टिफनेस, स्वोलन, इन्फ्लामेट हो जाएगी, राइट। इम्यून सिस्टम जो है मिस आइडेंटिफाई कर पाता है खुद के टिश्यू को, जिसकी वजह से जो है हमारी जो है स्टिफनेस हो जाती है जोड़ों के अंदर, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैटून क्रॉपिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कल्टिवेटर्स। रैटून जो क्रॉपिंग होती है वो किसके अंदर पॉपुलैरिटी गेन करती है। सो द राइट आंसर इज़ द शुगर केन। रैटून क्रॉपिंग कौन सी क्रॉपिंग होती है कि जो हमारी, सपोज़ कीजिए हमने किसी भी फील्ड, दिस इज़ द फील्ड के अंदर हमने किसी भी सीड को, जैसे बोलते हैं ना बीज को बो दिया है, उससे जो फर्स्ट क्रॉप आएगी, फर्स्ट क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, मेन क्रॉप बोलते हैं। अब उस मेन क्रॉप को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, बट जो रिमेनिंग क्रॉप होती है, रिमेनिंग क्रॉप आगे जाके फॉर्म करती है क्रॉप को, उस क्रॉप को बोलते हैं हम रैटून क्रॉपिंग। सो इसकी डेफिनेशन समझिए आप, रैटून क्रॉपिंग इट रेफर्स टू रिवाइजिंग अ क्रॉप विद रीग्रोथ, यानी कि सबसे पहले रूट से या फिर स्टॉक से आ जाए। आफ्टर हार्वेस्टिंग, एक बार जो है क्रॉप को हार्वेस्ट कर लें, उसके बाद दोबारा रीग्रोथ हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रैटून क्रॉपिंग। रूट्स या फिर स्टॉक से दोबारा एक बार क्रॉप को कट करने के बाद, जो मेन क्रॉप होती है उसको कट करने के बाद दोबारा रीग्रोथ हो जाना, उस क्रॉपिंग को बोलते हैं रैटून क्रॉपिंग। किसके अंदर होती है, शुगर केन के अंदर, जवार के अंदर होती है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट अबाउट हनी बी। हनी बी के जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, राइट। क्वीन बी इज़ लार्जेस्ट इन साइज़, वी ऑल नो दैट जो क्वीन बी होती है अपनी लार्जेस्ट साइज़ की होती है। सबसे पहले आप समझिए जो हमारी हनी बी होती है, जो बीज होती हैं वो 3 टाइप की होती है। हमारी होती है क्वीन बी, वर्कर्स एंड ड्रोन्स, राइट। क्वीन बी हमारी होती है फीमेल फर्टाइल, वर्कर्स जो होती है हमारी फीमेल्स अनफर्टाइल होती हैं, और जो हमारे ड्रोन्स होते हैं हमारे मेल, राइट। मेल हनी बी को हम बोलते हैं ड्रोन्स। सो द
फर्स्ट पॉइंट इज़ द क्वीन बी इज़ लार्जेस्ट इन साइज, राइट, क्वीन बी लार्जेस्ट साइज़ की होती है। वर्कर्स बी आउट नंबर्स द अदर्स, वर्कर बी क्या करती है, उनका नंबर ज़्यादा होता है, वर्कर बी क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है क्वीन बी के लिए, दिस इज़ ऑल्सो राइट। ड्रोन कीप द हाइव क्लीन, राइट, जो ड्रोन्स होते हैं मेल्स, उनका काम एक तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना होता है, एंड जो इनका काम क्या होता है, हाइव को क्लीन करना। बी हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शंस, बीज के जो है सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती है, सो द राइट जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आंसर है उनका, बी हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। बीज क्या करती हैं, ऑप्टिकल फ्लो को यूज़ करती हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए, राइट, सो द राइट आंसर इज़ द फोर्थ, बी हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, उनके पास सेंस ऑफ डायरेक्शंस होती है, राइट। इसको समझ लीजिए पहले, जो हनी बी है, हनी बी जो हमारी जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, वैक्स से, उसको हम मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइव, बी हाइव, राइट। जो बी होती हैं फीमेल होती हैं, जो कि नंबर इनका क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और मेल के अंदर होंगे हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स। जो बी के अंदर रिप्रोडक्टिव पावर होती है, यानी कि वो फर्टाइल होती है, उसको हम बोलते हैं क्वीन बी बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होगा, ओनली इसका फंक्शन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ क्वीन बी इज़ ओनली टू ले एग्स, इसका काम होता है एग को ले करना, और इसका लार्जेस्ट इन साइज़ होता है, राइट। नॉन फर्टाइल फीमेल्स कौन सी होती है, जिसको वर्कर्स बोलते हैं, इनका नंबर ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जो फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, वो हमारी करती हैं वर्कर्स, जो कि हमारी नॉन फर्टाइल फीमेल्स होती हैं। ड्रोन्स क्या करते हैं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती हैं, और ये क्या करते हैं, क्वीन के साथ मेट करते हैं, राइट। और जो नेक्टर को कलेक्ट करना होता है वो भी वर्कर करते हैं, हनी को सिंथेसिस करने का काम भी वर्कर करते हैं, रॉयल जेली को जो सीक्रेट करने का काम भी, जो मेन फंक्शंस होते हैं वो वर्कर करते हैं। फीमेल वर्कर जो प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन के लिए, इनके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टिंग होते हैं, डंक जिसको बोलते हैं ना, ये इनके पास जो वर्कर्स होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करेंगे, इनके पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग स्टिंग होते हैं। और इनके पास जो वैक्सीज बनती हैं, इनके हनी बी के जो वैक्सीज बनी, मधुमक्खी का जो छत्ता बना हुआ होता है वैक्सीज का, वो किसकी वजह से बना हुआ होता है, वर्कर्स के पास वैक्स ग्लैंड होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं वैक्स को और मेंटेन करके रखती हैं टेम्परेचर को। अब हवा जो इनका काम क्या होता है, इनके पास स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं, वो काम क्या करते हैं, फैनिंग का काम करते हैं, राइट। हनी बी यूज़, उनके पास डायरेक्शन जो है ऑप्टिकल मूव, हनी बी क्या करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए ये ऑप्टिकल फ्लो को यूज़ करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।